हेलो एवरीवन, पर्टिकुलरली आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3.2 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस के मेजर सब्जेक्ट का जो थर्ड यूनिट है उसका 3.2 है। अगर हम पहले यूनिट्स की बात करें जैसे फर्स्ट यूनिट हो गया उसके 4 सब टॉपिक और जो सेकंड यूनिट हो गया उसके 4 सब टॉपिक जो वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो थर्ड यूनिट का जो 3.1 है वो भी हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3.2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पार्टी सिस्टम इन इंडिया उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा जब इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद एक वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम चला था उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो 1970s या 1975 के बाद एक मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू होता है जिसको आप कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर कहते हो उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद फिर से जो 2014 के बाद बीजेपी का वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे जब एग्जाम हुए थे उस समय हमें ये पूछा गया था कि जो फिर से जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है बीजेपी का उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इस टॉपिक को पढ़ना। चलिए अब समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज की इंट्रोडक्शन लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर शुरू करना है आपको तो आपको पहले पॉलिटिकल पार्टीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड होती हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। वो इंडिविजुअल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेम पॉलिटिकल व्यू को शेयर करते हैं, एक सेम पॉलिटिकल व्यू को रखते हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पावर को गेन करने के लिए लगातार एफर्ट करती रहती है, लेकिन जो जो पावर गेन करने का तरीका होता है इनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन होता है। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टीज तब बनी जाती है जब जो एक ही विचारधारा के लोग जो हैं इकट्ठा होकर एक खुद एक ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, या एक एसोसिएशन बना देते हैं वॉलंटरली। उन्हीं को किसी का कोई फोर्स नहीं होता उनके ऊपर, वो खुद अपनी मर्जी से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं। अगर उनका जो पॉलिटिकल व्यू है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहा है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के जो ग्रुप हैं लोगों के साथ उनके साथ जुड़ रहा है, तो वो वहाँ पे इकट्ठा होकर एक पॉलिटिकल पार्टीज तैयार कर देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी समझ गए होंगे कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा बनाई गई होती है। वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उनका जो सेम पॉलिटिकल व्यू हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बीजेपी जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे उनका जो व्यू पॉइंट अगर हम बात करें तो वो नेशनलिज्म की ओर जो है वो ज़्यादा झुकाव रखते हैं, ठीक है। तो उस जैसे मैं हूँ तो मेरे को ज़्यादा नेशनलिज्म की ओर झुकाव है, तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज़्यादा एफिलिएट हो जाऊंगा। तो ऐसे ही करके क्या होता है कि लोग एक ही व्यू के साथ, एक ही पॉलिटिकल व्यू के साथ जब जुड़ते जाते हैं तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आ जाती है। 4 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। वो 4 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज कौन-कौन सी होती हैं? जैसे अगर हम बात करें, पहली पॉलिटिकल पार्टी होती है रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज। रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो जो विच क्लिंग टू द ओल्ड सिनेरियो, ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पे जो क्लिंग का वर्ड दिया है ना, इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसको होल्ड करके रखते हैं। मतलब जैसे 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 किसी को हम गले लगा के रखते हैं ना, जैसे बांध के रखते हैं, तो वो क्लिंग का वर्ड हो गया कि वो उसको कस के पकड़ के रखते हैं। जो ओल्ड, जो हमारा पुराना सोशियो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो बदलाव नहीं चाहते हैं। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को हम रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। सेकंड तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हमारी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो बिलीव करती हैं कि स्टेटस को, मतलब जो हमारा स्टेटस अभी बना हुआ है वही प्रेजेंट रहे। वो कोई और चेंज नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जैसा हमारा अभी स्टेटस बना हुआ है वो मेंटेन रहे। तो वो बिलीव करती हैं कि जो हमारा स्टेटस है वो वैसे का वैसा ही रहे। स्टेटस को का मतलब है कि मेरा अस्तित्व जो है वही रहे। उसके बाद जो हमारी लिबरल पार्टीज होती हैं वो चाहती हैं कि रिफॉर्म्स हो, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स हो। अगर वो चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ी एग्जांपल सपोज करते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी चल रही है, तो जो लिबरल पार्टीज होंगी वो चाहती हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जो सरकार का जो कारोबार चल रहा है, जो सरकार डेमोक्रेसी के तहत चल रही है, उसको जो है वो रिफॉर्म किया जाए, तो वो लिबरल पार्टीज कहलाई जाती हैं अगर वो ये विचारधारा रखती हैं। अगर हम फोर्थ तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो होती है कि रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज। वो क्या कहती हैं कि एक न्यू ही ऑर्डर हम एस्टेब्लिश करेंगे, पुराना जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनको ओवरथ्रो कर देंगे। जो लिबरल पार्टीज थी वो रिफॉर्म चाहती थी, लेकिन जो रेडिकल पार्टीज हैं ये चाहती हैं कि पूरा कंप्लीट तरीके से उनको डिमोलिश कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। मैसेज जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो जो रेडिकल पार्टीज होंगी वो ये चाहती हैं कि डेमोक्रेसी को हटा के हम अथॉरिटेरियन ला दें, या टोटलिटेरियन सिस्टम लगा दें, या कोई और मोनार्की जैसे सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दें। तो वो जो पार्टीज होती हैं वो रेडिकल पार्टीज हो जाती हैं। उसके बाद इन देयर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव प्लेस्ड द रेडिकल पार्टीज ऑन द लेफ्ट एंड द लिबरल पार्टीज इन द सेंटर एंड द रिएक्शनरी पार्टीज, कंजर्वेटिव पार्टी ऑन द राइट।
तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको उनकी आइडियोलॉजी के तहत पे उनको क्या कर दिया, अलग-अलग फैक्शन पे रख दिया। जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे हमारे जो लोग, उन्होंने क्या किया, जो रेडिकल पार्टीज़ थी उनको लेफ्ट में रख दिया, जो लिबरल पार्टीज़ थी उनको सेंटर में रख दिया और जो रिएक्शनरी और कंज़र्वेटिव पार्टीज़ थी उनको क्या कर दिया, राइट पे रख दिया। अब इनको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्ट है, वो लेफ्टिस्ट पार्टी की एग्ज़ाम्पल कहलाई जाती हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारी सेंटर पार्टीज़ की एग्जाम्पल कहलाई जाती हैं और जो बीजेपी है वो एक राइटिस्ट पार्टी कहलाई जाती है। मान लीजिए ये एक जो है एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे जो आएंगी वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी आ जाएगी, उसके बाद हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो लेफ्ट पे कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम राइट पे बात करते हैं, जो राइटिस्ट पार्टी होंगी वो हमारी, इन्होंने कहा दिया कि जो बीजेपी है वो एक राइटिस्ट पार्टी है। सेंटर में इन्होंने जिसको रखा वो है हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, CONGRES, ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने उनको सेंटर पे पुट कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया अलग अलग पार्टीज को कि कौन कौन सी पार्टी जो है वो किस किस सिचुएशन या किस किस एंगल के अंदर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर तीन तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि जो एक वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अगर हम वन पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी रूल करती है, कोई भी अपोजिशन नहीं होती है। अगर अपोजिशन होती है तो वो ना के बराबर होती है। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यूएसएसआर और ईस्ट यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं वो वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करती हैं। अगर हम टू पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे दो मेजर पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे यूएसए के अंदर जो दो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे इलेक्शंस लड़ती हैं, ब्रिटेन के अंदर भी दो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं। अगर हम अदर पार्टीज की बात करें तो वो भी एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन ना के बराबर उनका हमें चेहरा देखने को मिलता है। ये आ गया हमारा टू पार्टी सिस्टम। अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टीज हमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती हुई देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे हमारा इंडिया आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, स्विट्जरलैंड आ जाता है, इटली आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शंस लड़ती हैं और यहाँ पे हमें कोalition गवर्नमेंट जैसी सरकारें भी देखने को मिलती हैं, जहाँ पे मिली जुली सरकार जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम पार्टी सिस्टम इन इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी जो हमारा इंडिया का पार्टी सिस्टम है उसके बारे में बताती हैं। इंडिया के अंदर जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो फीचर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारी इलेक्शंस हुई 2019 के अंदर, जो हमारी 17th लोकसभा थी। 2024 के अंदर हमारी कौन सी लोकसभा थी, जो 18th लोकसभा इलेक्शंस हुई। तो पहले कह रहा है कि जो 17th लोकसभा इलेक्शन हुई 2019 के अंदर, उसमें हमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की पार्टिसिपेशन देखने को मिली। अगर हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता होगा कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई। ये सारी जो पार्टीज होती हैं ये नेशनल पार्टीज होती हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, पीडीपी, पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सारी पार्टीज जो आती हैं वो हमारी स्टेट पार्टीज आती हैं जिनको हम रीजनल पार्टीज भी बोलते हैं। और ये सारी पार्टीज मिलजुल के हमें कितनी देखने को मिलती हैं, 2354 जो थी जैसे रजिस्टर्ड पार्टीज थी जिन्होंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारी हमें अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी देखने को मिलती हैं। तो फर्दर ये कहता है कि इंडिया हैज़ ऑल कैटेगरीज ऑफ पार्टीज। इंडिया के अंदर हर एक कैटेगरीज की पार्टीज हमें देखने को मिलती है, चाहे हम लेफ्टिस्ट पार्टी की बात करें, सेंट्रिस्ट पार्टी की बात करें, राइटिस्ट पार्टी की बात करें, कॉम्युनल कॉम्युनल पार्टीज़ की बात करें, नॉन कॉम्युनल पार्टीज़ की बात करें, तो हर एक तरह की पार्टीज़ हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो हमारा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की, तो वो हमें देखने को मिलता है वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जो है वो हमें कब देखने को मिलता है, अगर हम रजनी कोठारी की बात करें, जो जो एक बहुत ही एमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हुए हैं, मतलब जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर या एनालिस्ट जो कह सकते हैं उन्हें। तो उन्होंने कहा कि जो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है, ये एक लॉन्ग पीरियड रहा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस के पीरियड को उन्होंने वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कह दिया, या जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था उसको रजनी कोठारी के द्वारा कांग्रेस सिस्टम कहा गया। तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम के अलावा भी हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे जो इंडिया का पॉलिटिकल सीन है, पॉलिटिकल जो डोमेन है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि लॉन्ग पीरियड जो था वो कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट किया गया था। एंड हिंस जो रजनी कोठारी हैं, एक एमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये प्रेफर करते हैं इंडियन पार्टी सिस्टम को ये कहना, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम या कांग्रेस पार्टी सिस्टम कहना, ये वो प्रेफर करते हैं, कौन, रजनी कोठारी। तो ये एक हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्लियर कट कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी।
एक्सेप्ट अगर हम बीजेपी की बात करते हैं या कम्युनिस्ट पार्टीज़ की बात करते हैं, ये ऐसी पार्टीज़ हैं जिनकी हमें एक क्लियर कट आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हमें कम्युनिज़्म की ओर ज़्यादा झुकी हुई देखने को मिलती हैं, और जो हमारी बीजेपी पार्टीज़ हैं, वो नेशनलिज़्म की ओर हमें ज़्यादा झुकी हुई देखने को मिलती हैं। तो इनके बीच में एक क्लियर कट आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बाकियों की पार्टीज़ की बात करें, जैसे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ये बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनकी कोई क्लियर कट आइडियोलॉजी है ही नहीं। तो ये आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ मिलते-जुलते हैं, ठीक है? ये हमें एक फीचर देखने को मिलता है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे इसको और पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दे हैव अ क्लोज रिजेम्बलेंस इन देयर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। ये जो पार्टीज़ हैं, इनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हमें सेम देखने को मिलते हैं। ये जो पार्टीज़ हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी पार्टीज़ हैं, ये सारी डेमोक्रेसी को फ़ेवर करती हैं, सेकुलरिज़्म को फ़ेवर करती हैं, सोशलिज़्म, गांधीज़्म, इन सारी आइडियोलॉजीज़ को ये क्या करती हैं, फ़ेवर करती हैं, ठीक है? तो ये हमें एक फीचर देखने को मिलता है। उसके बाद ये बोलता है कि मोर देन दिस एवरी पार्टी इंक्लूडिंग सो कॉल्ड आइडियोलॉजिकल पार्टी इज गाइडेड बाय ओनली द कंसिडरेशन पावर कैप्चर। तो क्या कहता है कि जो जितनी भी पार्टीज है सारी सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लड़ रही हैं, सिर्फ पावर को कैप्चर करने के लिए। उसके बाद जो हमारा की करेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें, की फीचर की अगर हम बात करें हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, तो वहाँ पे हमें पॉलिटिकल कल्ट देखने को मिलता है। पॉलिटिकल कल्ट क्या होता है कि जिसके अंदर जो पार्टी है वो एक लीडर, एक इंपॉर्टेंट लीडर के नाम से जानी जाती है। जैसे अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो बीजेपी पार्टी के नाम से नहीं, ज़्यादातर मोदी के नाम से जानी जाती है। हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नाम से जानी जाती है, तो एक एग्जाम्पल है। तो वैसे ही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो नेहरू की जो लीडरशिप थी उसके नाम पे जानी जाती थी, इंदिरा गांधी की जो लीडरशिप थी उसके नाम पे जानी जाती थी, एंड जो हमारी जो राजीव गांधी है उनके नाम पे ज़्यादातर पहचानी जाती है। तो ये होता है कि पर्सनैलिटी कल्ट आ जाता है। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो पार्टीज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द एमिनेंट लीडर्स हु बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन द पार्टी। मतलब क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं ये वहीं उनके इर्द-गिर्द घूमती है, उन्हीं के जो अराउंड है ऑर्गेनाइज़्ड होती हैं, जो एक ऐसे लीडर होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पार्टी के लिए, एंड उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी उन्हीं के आइडियोलॉजी के बेसिस पे हमें देखने को मिलती है। किसकी आइडियोलॉजी? जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो एक पर्सन की आइडियोलॉजी के ऊपर हमें देखने को मिलती है। एंड पार्टीज़ आर नोन बाय देयर लीडर नेम्स रेदर देन बाय देयर मैनिफेस्टो। जो पार्टीज़ हैं वो लीडर के नाम से जानी जाती हैं, लीडरों के जो जैसे हमारा जो क्या नाम है अपने जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो गए, उनके नाम पे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप कि जो बीजेपी है उनके नाम पे जानी जाती है, एंड इन फैक्ट दैट द पॉपुलैरिटी ऑफ कांग्रेस वाज़ मेनली ड्यू टू द लीडरशिप। तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर हम जो कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो वो भी जो नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे लीडर हुए उनकी वजह से उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद सिमिलरली जो एआईडीएमके जो पार्टी है तमिलनाडु की, टीडीपी जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, ये जो आइडेंटिफाइड विद द एमजी रामाचंद्रन एंड एनटी रामा राव, इनके नाम पे जानी जाती हैं। तो ये जो रामाचंद्रन है ये एआईएडीएमके पार्टी के से बिलोंग करते थे, और जो एनटी रामा राव हैं ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इंटरेस्टिंगली ये कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि अपने लीडर के नाम पे ही अपनी पार्टीज़ का नाम रख देते हैं। जैसे बीजू जनता दल हो गया, लोक दल हो गया, कांग्रेस वन हो गया, तो ये सारी एग्ज़ाम्पल्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक हमें की फीचर देखने को मिलता है हमारे अपने पॉलिटिकल सिस्टम का अपने इंडिया के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि जो एक और न्यू फीचर या एक और न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पॉलिटिकल सिस्टम की देखने को मिलती है वो है इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़। तो रीजनल पार्टीज़ हमें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। एक क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज़ इमर्ज होती हुई देखने को मिलती हैं, एंड दे हैव बिकम द रूलिंग पार्टीज़ इन द वेरियस स्टेट्स लाइक बीजेडी इन उड़ीसा, डीएमके, एआईडीएमके तमिलनाडु के अंदर, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, तृणमूल कांग्रेस ये जो है वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी ममता दीदी की जो पार्टी है, जेडीयू आ गई बिहार के अंदर, शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर, अकाली दल पंजाब के अंदर, एजीपी इन असम के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आ गई हमारी जो अपनी उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है, जेडीयू आ गई। ये सारी पार्टीज हमें इमर्ज होती हुई देखने को मिलती हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो फैक्शंस एंड डिफेक्शन जो एक और फीचर है ये भी हमें देखने को मिलता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फैक्शनलिज्म, डिफेक्शन, स्प्लिट्स, मर्जर्स, फ्रेगमेंटेशन, पोलराइजेशन, ये सारे एस्पेक्ट हमें क्या देखने को मिलते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो क्या है जो फैक्शनलिज्म है, डिफेक्शंस हैं, स्प्लिट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, मर्जर होते हैं मतलब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, फ्रेगमेंटेशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खुद लीडरों के बीच में फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम बहुत हमें डोमिनेट करती हुई देखने को मिलती है। जो बुक है लस्ट फॉर पावर है, एंड द मटेरियल कंसिडरेशन हैव मेड द पॉलिटिकल लीव देयर पार्टी एंड जॉइन अनदर पार्टी एंड स्टार्ट न्यू पार्टी। तो जो लीडर्स के बीच में पावर के लिए भूख है, उससे क्या होता है कि वो अपनी पेरेंट पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो एक उधमपुर की जो हमारी चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्शन जो थी वो बलवंत सिंह मनकोटिया के द्वारा जीती गई। जो बलवंत सिंह मनकोटिया जी थे वो
पहले जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं, जो अपनी पैंथर्स पार्टी है उसके साथ हुआ करते थे, लेकिन अब जाके उन्होंने क्या कर दिया, बीजेपी को ज्वाइन कर दिया। तो हमें एक फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है, स्प्लिट्स देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो ये इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, पढ़ लेना, आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही एक अपोजिशन जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आपको सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाना है, मतलब सक्सेसफुल आपको एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है किसी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे जो अपोजिशन का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये क्या करती है कि चेक रखती है अपनी जो रूलिंग पार्टी है उसकी ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी के ऊपर। मतलब जो रूलिंग पार्टी है कोई ऐसे कानून ना ला दे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हो, तो उनके ऊपर ये जो चेक एंड बैलेंसेस का काम जो है वो अपोजिशन पार्टी रखती है। अपोजिशन कैसे रखती है, उनको क्वेश्चन पूछती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, अल्टरनेटिव प्रोविजंस प्रदान करती है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देती है। तो यहाँ पे डिबेट्स होती हैं अपोजिशन पार्टी के साथ, तो वहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अपोजिशन का जो इफेक्टिवनेस है वो हमें ज़्यादा कम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे कह रहा है कि 50 सालों से, पिछले 50 सालों से हमें इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड एंड विजिबल नेशनल अपोजिशन को पार्टी कभी भी हमें देखने को नहीं मिलती है। अपोजिशन पार्टीज हैज़ नो यूनिटी, अगर होती भी है तो उनके पास कोई यूनिटी नहीं होती है। वो हमेशा कॉन्फ्लिक्टल पोजीशन पे उतर के आ जाती हैं और विद रिस्पेक्ट टू द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टीज है उनके साथ हमेशा जंग लड़ने के लिए तैयार होती हैं। तो वैसे हमें हमेशा क्या कहते हैं कि दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट फीचर जो रहता है, लास्ट तो नहीं होगा लेकिन हाँ लास्ट ही है इसके अंदर, नहीं उसके बाद एक और फीचर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इमरजेंस आ गया हमारा कोalition पॉलिटिक्स का। क्या होता है कि जब जो हमारी 19th लोकसभा या 19th टू 15th लोकसभा जितनी भी हुई इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन होती है ना, 19th लोकसभा इलेक्शन के बाद हर 5 साल के बाद कितनी इलेक्शन हुई, तो आप हिसाब लगा लेना कि कितनी होती है, कम से कम 6, 6 नहीं, हाँ। तो जो एज है कोalition पॉलिटिक्स की, विच कैन बी डिस्क्राइब एट द नेचुरल रिजल्ट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम हैज डिफाइंड अराइव विद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, द इमरजेंस ऑफ द एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। जो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, वो था कि एक कोalition एरा का हमें इमरजेंस देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली अगर हम जो इलेक्शंस होती हैं 19th लोकसभा इलेक्शन से लेके 15th लोकसभा इलेक्शन तक, समझ रहे हो ना कि अभी जो हमारी इलेक्शंस हुई वो एक 18th लोकसभा थी, 2019 के अंदर वो जो 17th लोकसभा थी। और ये बोल रहा है कि जो 19th टू 15th लोकसभा इलेक्शंस के अंदर हमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं दिखी है, ऐसी अलायंस नहीं दिखी है जिनको मेजॉरिटी मिली हो। और उसी के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि अगर पार्टीज़ को जो है मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है तो वो बहुत सारी पार्टीज़ एक साथ मिलके एक कोalition गवर्नमेंट बनाते हुए देखने को मिलते हैं, अपनी पावर को होल्ड करने के लिए, अपनी पावर को एंजॉय करने के लिए। तो जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की एग्जांपल की बात करें तो 2014 के अंदर बीजेपी के द्वारा और जो हमारी पीडीपी है उनके द्वारा कोalition बनाया गया सरकार चलाने के लिए। तो ये सारी कोalition एरा का हमें इमरजेंस देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली अगर हम 1919 की इलेक्शन की बात करते हैं तो जो एनडीए अलायंस है बीजेपी का और बहुत सारी बीजेपी और 23 अदर पार्टीज मेजॉरिटी मिल जाती है उनको और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। लेकिन जो 2004 के अंदर जो एनडीए कोalition रूल था उनको रिप्लेस कर दिया गया यूपीए के कोalition रूल के द्वारा। एंड फ्रॉम मई, तो ये पूरा डेटा दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या हुआ। अगर हम पर्टिकुलर 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी ने क्या किया कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था उनका वो पावर में आ गया और फिर से 2019 इलेक्शन के अंदर फिर से बीजेपी का जो एनडीए अलायंस था वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत जाता है। और इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि कोalition गवर्नमेंट जो थी वो इमर्ज होती हुई देखने को मिलती है। अभी भी जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो भी कोalition गवर्नमेंट ही बनी हुई है, ऐसे क्लियर कट मेजॉरिटी जो है वो एक पार्टी को नहीं मिली है। तो उसके बाद यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट हैज़ बीन आल्सो द पावर इन सम इंडियन स्टेट, जैसे इंडिया की एग्जांपल भी कर रहा है यहाँ पे। इंडिया के मतलब इंडियन स्टेट्स के अंदर की बात भी कर रहा है कि वहाँ पे अभी हमें कोalition पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। अगर हम पर्टिकुलरली बिहार की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, आसाम की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें कोalition गवर्नमेंट देखने को मिलती है। एंड देयर हैव बीन अ प्रेजेंट टू मेजर कोalition अलायंसेस। यहाँ पे आज के तौर पे जो इंडिया के अंदर दो मेजर कोalition देखने को मिलते हैं, मेजर कोalition अलायंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टीज के द्वारा जो मिलजुल के एक अलायंस बनाया गया है उसको बोलते हैं यूपीए, तो मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और जो बीजेपी के द्वारा बनाया गया अलायंस है कोalition अलायंस वो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बोथ जो है वो कंपीटिंग अलायंस फॉर पावर, ये दोनों अलायंसेस जो बनाए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा पावर के लिए compete करते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद री इमरजेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं, 16th लोकसभा इलेक्शंस होती हैं 2014 के अंदर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको ये लगता था कि कोई भी क्लियर कट मेजोरिटी जो है वो नहीं जीत पाएगा।
लेकिन वो ये देख पा रहे थे कि जो कोalition गवर्नमेंट है फिर से पावर में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 16 मई 2014 को, तो ये वो जो जितने भी लोग ये सोचते थे उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया गया और बीजेपी ने एक ऐसी पोजीशन हासिल कर दी जहाँ पे वो क्लियर कट मेजोरिटी के साथ लोकसभा को विन कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वो 543 सीट से उन्होंने 282 सीट जो है वो जीत ली। तो हमें कितनी ज़रूरत होती है, 272 की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने 282 जो है वो सीटें जीत ली। अगर एनडीए अलायंस की बात करते हैं तो उन्होंने 336 लोकसभा सीट्स को उन्होंने हासिल कर लिया। एंड जो पर्टिकुलरली अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने खुद अकेले ने 282 सीटों को जीत लिया था और जो 44 सीटें थी वो एनडीए अदर पार्टी जो अलायंस के साथ जुड़ी थी, एनडीए अलायंस के साथ, उन्होंने जीती थी। तो ये हमें क्लियर कट मेजोरिटी देखने को मिलती है बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा जो एनडीए अलायंस बनाया गया था उसके द्वारा। अगर मेन अपोनेंट पार्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे कांग्रेस हमें देखने को मिलती है और कांग्रेस के द्वारा जो अलायंस बनाया गया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, वो हमें देखने को मिलता है अपोजिशन के लेवल पे। एंड कांग्रेस कुड विन ओनली 44 सीट्स एंड लोएस्ट एवर टोटल, एंड यूपीए पार्टनर्स मेनली एनसीपी, आरजेडी एंड फ्यू अदर्स गॉट ओनली 15th लोकसभा सीट्स। तो ये कह रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट्स मिली हैं और जो उनका अलायंस था उसके अंदर बहुत सारी पार्टीज थी, एनसीपी थी, आरजेडी थी, उनको क्या मिला है, सिर्फ 15th लोकसभा सीट मिली है। एंड आर द पार्टीज ऑफ द यूपीए टुगेदर गॉट 59 सीट्स। तो मिलजुल के सभी पार्टीज की जितनी सीट हो रही थी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, वो सिर्फ 59 सीट्स हमें देखने को मिल रही थी। अगर हम लोकसभा की इलेक्शन की 16 लोकसभा की बात करें, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी पार्टीज थी जैसे सीपीआई होगी, सीपीआईएम होगी, समाजवादी पार्टी होगी, तृणमूल कांग्रेस होगी, एआईएडीएम की होगी, बीजेडी होगी, ये सारी मिलजुल के 145 सीट्स ही ला पाती हैं। एंड देयर आर सीट विच आर बैक्ड बाय द इंडिपेंडेंस, और कुछ ऐसी सीट्स जिनको इंडिपेंडेंट जो लीडर थे उनके द्वारा हासिल कर लिया गया था। एंड अगर हम बीएसपी की बात करते हैं तो वो एक भी सिंगल सीट जो है वो जीत नहीं पाती है। एंड जो 16th लोकसभा इलेक्शन जो थी वो हमें एक बिग चेंज देखने को मिलता है पूरी इंडियन पार्टी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, सिर्फ कोलिशन पॉलिटिक्स ही, हमें कोलिशन गवर्नमेंट्स ही देखने को मिल रही थी। लेकिन 2014 के इलेक्शन में ऐसा हुआ कि वहाँ पे क्लियर कट मेजोरिटी के साथ बीजेपी जो है वो पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, जीत जाती है। एंड क्या होता है कि आफ्टर द इलेक्शन 2019 द फॉलोइंग मेजर पॉलिटिकल ट्रेंड केम टू बी क्लियरली विजिबल इन द इंडियन पार्टी सिस्टम। तो कह रहा है कि जब भी 2019 के बाद जो इलेक्शन हुई, मतलब जो 2019 में जो इलेक्शन हुई उसके बाद हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो वो क्या है कि बोथ वोट शेयर एंड द सीट शेयर एंड पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द बेस बीजेपी रजिस्टर्ड एज इंक्रीज फ्रॉम 31 टू नियरली 40 इन मई 2019। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बीजेपी का वोट शेयर था, जो सीट थी, जो पॉपुलर सपोर्ट थी, लोगों के द्वारा सपोर्ट की गई थी उनको, वो इंक्रीज हो जाती है 31% से 40%। 31% जो सपोर्ट थी, जो उनको वोट शेयर मिलता था, वो उन्हें 2014 के इलेक्शन में मिला। लेकिन 2019 के इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे उनको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला एज 9% से, मतलब 31 पहले था, 41 हमें उन्हें वोट शेयर जो 2019 के इलेक्शन के अंदर देखने को मिला। एंड जो बीजेपी थी उनको उनको जो सीटें मिली, 303 सीटें मिली। एंड पोलिंग 50% पॉपुलर वोट एंड हिंस न्यूज पोर्ट वेव हैड बर्थ इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको 303 सीटों के साथ फिर से पार्टी को जीत जाती है 2019 के इलेक्शन के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल सच पॉलिटिकल पार्टीज विच फॉट इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन अगेंस्ट द बीजेपी। तो कह रहा है कि जितनी भी बाकी की पार्टीज थी वो सारी बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही थी, डिस्पाइट बीइंग इन अगेंस्ट विद बीजेपी। उनको इतना जो ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। गॉट ए रूड शॉक कब मिलता है उनको, जब 23 मई 2019, जब व्हेन दे सफर्ड अ बिग लॉस बोथ इन वोट शेयर एंड सीट शेयर इन द लोकसभा। तो जो हमारे जो क्या नाम है उनका, जो क्या नाम है, लोकसभा इलेक्शंस अगेंस्ट द बीजेपी। तो मतलब बाकी जितनी पार्टीज थी उनको इससे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो उनका वोट शेयर था और जो सीट शेयर था लोकसभा के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला है। एंड दैट वाज द फेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर अपोजिशन पार्टीज लाइक टीएमसी, ये सारी पार्टीज का अलायंस हमें वहाँ पे देखने को मिलता है अपोजिशन पार्टीज के अंदर। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट की बात कर रहा है ये जो था, ये 2014 के रिजल्ट का था, ये जो है वो 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कांग्रेस थी उनको 52 लोकसभा सीट्स मिलती हैं और जो बाकी पार्टीज थी यूपीए के अंदर, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के अंदर, उनको सिर्फ 39 लोकसभा सीट्स मिलती हैं। जो यूपीए अलायंस था उसने टोटल 91 सीट्स को सिक्योर किया लोकसभा के अंदर। और जो प्रेजेंटली बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके अंदर यहाँ पे 11 स्टेट इंडिपेंडेंटली। तो क्या बोल रहा है कि प्रेजेंटली बीजेपी हैज़ गवर्नमेंट इन 11 स्टेट इंडिपेंडेंटली। तो अभी के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बीजेपी है उसकी 11 स्टेट्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। लेकिन ये डेटा
अभी का नहीं है, ये 2019 का है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। एंड it is a coalition partner of the government in 5 states, and in it is a coalition partner in the government in 5 states. As such, BJP led NDA currently dominate the Indian political scene. तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कोलिशन पॉलिटिक्स भी हमें देखने को मिलती है, या कोलिशन गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है 5 स्टेट्स के अंदर। पर्टिकुलरली जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, मैंने एग्जांपल दी आपको कि पीडीपी और बीजेपी के द्वारा अलायंस बनाया गया था, तो वैसे ही 5 स्टेट्स के अंदर कोलिशन पार्टनर्स भी बनते हैं हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट और बाकी की सरकारें। एंड वो बोलता है कि अभी जो है करंटली बीजेपी का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल सीन के अंदर। ये जो हाइलाइटर है इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए, ताकि बड़ा ही कंजेस्टेड सा हो गया है। तो उसके बाद क्या होता है कि सच रिजल्ट गिव ए फ्रेश लुक इंडियन पार्टी सिस्टम। तो ये सारे रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलते हैं कि इंडियन पार्टी सिस्टम के अंदर एक फ्रेश लुक लेके आते हैं, क्योंकि एक न्यू स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ द बीजेपी इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो पहले क्या होता था कि कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेट करके रखती थी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को। अब एक न्यू स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमें देखने को मिलती है बीजेपी की पूरी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर लेड बाय द बीजेपी विच वाज बैक्ड बाय द क्लियर एंड सीजेबल मेजोरिटी। जो एक और ट्रेंड हमें देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनाई गई है सेंटर के अंदर बीजेपी के द्वारा, वो बहुत एक क्लियर कट मेजोरिटी के साथ बनाई गई है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोalition गवर्नमेंट, द बीजेपी लेड कोalition गवर्नमेंट, it reflects the continued presence of coalition politics, however with the different that with the NDA and form the government BJP and single party enjoy best strong position with the clear cut majority लोकसभा सीट्स के अंदर। तो ये कह रहा है कि जो कोalition पॉलिटिक्स, जो कोalition गवर्नमेंट है बीजेपी के द्वारा या कोalition उनके साथी के द्वारा, तो वो भी एक हमें कोalition कंटिन्यूस प्रेजेंस देखने को मिलती है कोalition पॉलिटिक्स की पूरी इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। क्योंकि ये जो एनडीए अलायंस है ये हमेशा ही उभर के आता हुआ हमें देखने को मिलता है हर एक इलेक्शन के अंदर। पर्टिकुलरली अगर हम 2014, 2019, 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है 3.2, इसके अंदर हम पार्टी सिस्टम को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम को डिस्कस किया। वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम के साथ ही हमने जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो रीइमर्ज हुआ, उसी के साथ साथ जो हमारा फिर से एक डोमिनेंट वन पार्टी सिस्टम देखने को मिला, उसको डिस्कस किया। और इसी के साथ हमारा ये जो सब यूनिट है ये खत्म होता है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिर से एक और सब यूनिट के साथ आ जाएंगे, इसके अंदर हम कोलिशन पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके नेचर एंड ट्रेंड को डिस्कस करने के